नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बोले सीएम अशोक गहलोत, जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र, हमारे पास बहुमत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उनके पास बहुमत है। अशोक गहलोत का बयान राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से ठीक एक दिन पहले आया है। बता दें कि सचिन पायलट कैंप की ओर से उन्हें विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आएगा। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे, हमारे पास बहुमत है, सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं। गहलोत ने कहा, पूरे कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और कोर्ट में जो लोग गए हैं, जिन्होंने गलती की है, जो भटक गए हैं, वो लोग कोर्ट में गए हैं। गहलोत ने कहा कि अदालत में चल रहे मामले का दल बदल विरोधी कानून से कोई संबंध नहीं है, हमारे पास पूरा बहुमत भी है, हम एकजुट हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। बागी विधायकों को कांग्रेस की ओर से अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले में हाईकोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सबसे तेज कानूनी विशेषज्ञों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा है। कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने गुरुवार को कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते और नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है। राजस्थान में सियासी संकट उस समय शुरू हुआ जब सचिन पायलट और उनके खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए थे। इसके बाद पायलट के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया था। उनके 2 विश्वस्तों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया था। इस बीच राजस्थान सियासी संकट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून के बड़े सवाल पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकार बनाम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर विचार करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को पत्र लिखा ताकि वे ये ना कह सकें कि मुझे मामले की जानकारी नहीं थी, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के वर्तमान संकट को लेकर पत्र लिखने पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि कल को वो ये न कह दें कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी। दरअसल गहलोत ने बुधवार यानी 22 जुलाई को पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर उन्हें प्रदेश के राजनीतिक हालात से अवगत कराया है। गहलोत ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है क्योंकि कल को प्रधानमंत्री जी ये न कह दें कि मुझे जानकारी ही नहीं थी, मुझे मेरे लोगों द्वारा अधूरी जानकारी दी गई ताकि कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये न कहें कि ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। इसके आगे गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र को राजस्थान सरकार पर यकीन नहीं है तो वे ऑडियो टेप की आवाज को जांच के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर वे लोग राजस्थान की सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं तो वे ऑडियो टेप की आवाज को जांच के लिए अमेरिका FSL एजेंसी भेज सकते हैं। केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद सभी भाषण देते हैं, इसलिए हर कोई जानता है कि यह उन्हीं की आवाज है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की याचिका पर अपना आदेश सुनाने की राज्य के उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसकी व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर आने वाले निर्णय के दायरे में होगी। हालांकि इस मामले में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी उन दलीलों पर शीर्ष अदालत से किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत पाने में विफल रहे जिसमें कहा गया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत उनके द्वारा की जा रही अयोग्यता की कार्यवाही से उच्च न्यायालय उन्हें रोक नहीं सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत बोले, हॉर्स ट्रेडिंग का ऑडियो सही, शक है तो अमेरिका में होगी जांच। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासत की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। राजनीतिक हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत का एक बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने दावा किया कि विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो ओरिजिनल है। मुख्यमंत्री ने कहा
कि ऑडियो पर शक है तो हम अमेरिका में जांच करवा लेंगे। हम इन ऑडियो की अमेरिका की FSL से भी जांच करवाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर और दिल्ली की जांच पर भरोसा नहीं है तो इन ऑडियो की अमेरिका से जांच करवा सकते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह के इशारे पर ईडी CBI की कार्रवाई हो रही है। इन छापों से हम घबराने वाले नहीं हैं। परिजनों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, सब कुछ मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है। पहले इन एजेंसियों की कार्रवाई के बाद पता लगता था, अब 3-4 दिन पहले ही खबर आ जाती है छापे की। हम छापे की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले, चीन को माकूल जवाब देने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं। जी हां दोस्तों, चीनी घुसपैठ पर लगातार सवाल कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे समय राजनीति में मशगूल रहने की वजह से चीनियों को माकूल जवाब देने का सरकार का कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, उनका 100% फोकस अपनी छवि पर है और कब्जे में आ चुकी भारत की सभी संस्थाएं भी इसी काम में व्यस्त हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर अपनी ऑडियो संवाद की ताज़ा कड़ी में राहुल गांधी ने यह बात कही। चीन पर सरकार की दृष्टि के अभाव का सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रतिद्वंदी हैं। मेरी जिम्मेदारी उनसे प्रश्न पूछने की है और यह मेरा दायित्व है कि मैं प्रश्न पूछते हुए उन पर दबाव डालूं ताकि वो काम करें। उनकी जिम्मेवारी है कि वो दृष्टिकोण दें, जो कि नहीं हो रहा है और इसी वजह से आज चीन भारत की भूमि पर घुसा हुआ है। राहुल ने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट धरती की प्रकृति को ही बदलने का प्रयास है। ऐसे में भारत को अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ा विचारक बनकर सोचना होगा, तभी देश की रक्षा की जा सकती है। राहुल ने कहा कि आज हम दो राहें पर खड़े हैं। अगर हम एक तरफ जाते हैं तो हम बड़ी भूमिका में आएंगे और अगर दूसरी तरफ चले गए तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि भारत में संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि राजनीति में दिन भर पूरे समय भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर राहुल का संदेश शायद यह था कि सरकार को कांग्रेस की बजाय मुख्य मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत छवि गढ़ी थी और अब उनकी यही ताकत भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने भारत चीन तनाव पर केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी से पूछे ये 6 सवाल। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनाव और विवाद लगातार बना हुआ है, जबकि इस मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। जयपुर में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय इलाकों में अब भी अपनी सेना के साथ डटा हुआ है और वहां से वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है और अब तक मेजर जनरल स्तर की दर्जनों बैठकों के अलावा कोर कमांडर स्तर की भी 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जमीन पर अब भी ठोस बदलाव नहीं आया है। जानकारी मिली है कि लद्दाख मोर्चे पर अभी भी 40,000 चीनी सैनिकों की तैनाती जारी है। इसके साथ ही अजय माकन ने कांग्रेस और देश की जनता की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी से ये 6 सवाल पूछे हैं। लद्दाख में सर्दियों शुरू होने वाली हैं, लेकिन हमारी सीमा में मौजूद चीन के 40,000 सैनिक वापस नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस और देश की जनता जानना चाहती है कि पीएम मोदी सरकार का अब क्या प्लान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में चौपट है विधि व्यवस्था, नेता को न्याय नहीं मिलता, आम आदमी तो दूर की बात। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव ने दरभंगा की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है, बिहार में यह राक्षस राम राज्य है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता के साथ लापरवाही बरती गई है। परिजनों ने डॉक्टर से सवाल पूछा तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। यही नहीं, अस्पताल का CCTV कैमरा भी बंद कर दिया गया है। पुलिस के मौजूद रहने के बावजूद कार्यकर्ता और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी नेता को कभी कोविड पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है जो DMCH नहीं बता रहा है। इसके लिए आरजेडी एक बड़ा आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्याय जहां भी होगा हम वहां आवाज उठाएंगे। कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया है और आनंद फानन में अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आज हमारी बात SP से बात हुई है और मैंने कहा SP से बात हुई और मैंने कहा कि DSP भी वहां मौजूद थे, लेकिन SP कहते हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। परिवार के लोगों से बॉन्ड भी भरवा लिया गया था। हालांकि यह मामला सवालों के घेरे में है। इस पर DM ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन SP को कोई जानकारी ही नहीं है, जो थोड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है। जब नेता के साथ ऐसी स्थिति है और न्याय नहीं मिलता है तो आम लोगों को कहां से न्याय मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा यह पहली घटना नहीं है। अमरेंद्र पांडे हो या और JDU के विधायक जो खलासी को भी पीटते हैं, उन्होंने SP से DSP को सस्पेंड करने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा कि हम नेता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ से डूबे 10 जिले, 6 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। जी हां दोस्तों, बिहार के 10 जिलों की करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एवं खगड़िया जिले के 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों की करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां से सुरक्षित निकाले गए 18,612 लोग 10 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जुलाई महीने में भारी बारिश के बावजूद सभी तटबंध सुरक्षित हैं तथा तकनीक के उपयोग और विभाग की अतिरिक्त सतर्कता के कारण तटबंध पर उत्पन्न खतरों को समय रहते टाला जा सका है। बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर एनडीआरएफ की 21 टीमों को प्रदेश के 12 जिलों में तैनात किया गया है। इस बीच बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा और मधुबनी जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बुधवार को दौरा किया। तेजस्वी ने संवाददाताओं से कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ पीड़ितों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करें तथा बाढ़ के कारण हुए उनके नुकसान को देखते हुए उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर के मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खड़े किए सवाल, बताया अशुभ घड़ी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए की तारीख तय कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे। मुहूर्त के वक्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भूमि पूजन के तय वक्त को अशुभ घड़ी बताया है। शंकराचार्य ने मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए जनता की राय ली जाए। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख भी रामलला ट्रस्ट ने तय कर दी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेज दिया गया है, लेकिन अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिर के मुहूर्त के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे अशुभ घड़ी करार दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हम तो राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने यह भी कहा है कि जब रामलला का भव्य मंदिर जनता के पैसे से ही बनना है तो जनता की राय भी ली जानी चाहिए कि मंदिर का मॉडल कैसा हो। उन्होंने ये भी मांग की है कि भगवान राम का मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट की तरह विशाल और भव्य बने। अयोध्या के संत इस मुद्दे पर सीधे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को सबका ज्ञान है तो यहाँ आकर सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। रामलला के भव्य मंदिर के नए मॉडल की डिजाइन भी सामने आ चुकी है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा केवल अपनी छवि बनाने में लगे हैं पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वो केवल अपनी छवि बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने अपने वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ को ट्विटर पर शेयर करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने अपने इस सीरीज की 3री कड़ी आज जारी की है। राहुल ने इस वीडियो को जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा, पीएम 100% अपनी छवि बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत के सभी बंधक बनाई जा चुकी संस्थाएं इसी काम को करने में व्यस्त है। एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय विजन का विकल्प नहीं है। राहुल ने चीन के साथ भारत के निपटने का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और यह सचमुच में किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर गड़बड़ है। राहुल ने आगे कहा कि बगैर किसी दृष्टिकोण के चीन से नहीं निपटा जा सकता है। राहुल ने कहा, मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। बेल्ट एंड रोड यह धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा, भारत को अब विचार बनाना होगा और वो भी वैश्विक विचार। दरअसल बड़े स्तर पर सोचने से ये भारत की रक्षा की जा सकती है। राहुल ने कहा कि भारत को चीन से सीमा विवाद को खत्म करने के लिए अपना तरीका बदलना होगा। राहुल ने कहा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस जगह हम चौराहे पर खड़े हैं, हम एक तरफ जाते हैं तो बड़ी भूमिका में आएंगे, अगर दूसरी तरफ
चले गए तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए मैं चिंतित हूँ कि एक बड़ा अवसर गंवाया जा रहा है, क्योंकि दूर की नहीं सोच रहे हैं, बड़े स्तर पर नहीं सोच रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, हम आपस में लड़ रहे हैं, जरा राजनीति की ओर देखिए, दिन भर सारा दिन भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और इसलिए मेरी जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने की है। मेरा दायित्व है कि मैं प्रश्न पूछता रहूं और दबाव डालूं ताकि वो काम करें। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की दूसरी कड़ी में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनी एक फर्जी मजबूत व्यक्ति की छवि तैयार की थी और यही अब यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कानून से ज्यादा बना दिए मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में आनुपातिक दृष्टि से अधिक मंत्री बनाए जाने के मामले में राज्य की शिवराज सिंह सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति B रमा सुब्रमण्यन की खंडपीठ ने राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता NP प्रजापति की याचिका पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। श्री प्रजापति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और वकील वरुण तनखा एवं सुमीर सोढ़ी ने दलीलें दी कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्रियों को शामिल किया जाना संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या वहां की विधानसभा में सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी किए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री समेत 34 मंत्री हो गए हैं, जबकि अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधानों के तहत राज्य में अधिक से अधिक 31 मंत्री ही होने चाहिए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में नहीं छिपाने में रुचि, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक अस्पताल में भरे पानी में काम कर रहे लोगों का एक वीडियो अपलोड किया और लिखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली, गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि यूपी के 2 प्रमुख नगरों लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो जाने की खबरें हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की ये स्थिति चिंताजनक है। 3 महीने पहले सरकार के समक्ष उठाई गई चिंताएं आज हकीकत के रूप में सामने आ रही हैं। दरअसल महोबा जिले में मंगलवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से महोबा का जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो गया था। पूरे अस्पताल में लबालब पानी भरा था। जिला अस्पताल में तैनात के डॉक्टर रोहित सोरकर ने बताया कि अस्पताल में जल भराव की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बरसात के बंद होने के बाद तुरंत पानी को निकाल दिया गया, साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे आने लगे, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की नफरत फैलाने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। अखिलेश ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हिंसक हमले होने लगे हैं। प्रदेश की जनता सकते में है। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सच लिखने वाले पत्रकारों पर खनन माफिया और भू माफिया तो अपनी ताकत दिखाते ही रहे हैं, अब स्थानीय अपराधी भी बेखौफ हो रहे हैं। स्वयं पुलिसकर्मी भी उनके साथी बन जाते हैं। ऐसे में न्याय पाने के लिए जनता कहां जाए। सपा मुखिया ने कहा कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने इसलिए क्योंकि उसने भांजी से छेड़छाड़ के मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने कुछ किया नहीं, उल्टे उन्हें शिकायत करने की सजा मिल गई। फिर तो बदमाशों की हिम्मत बढ़ेगी ही। पुलिस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो पत्रकार की जान नहीं जाती। अखिलेश ने कहा कि सपा पत्रकार के आश्रितों को 25 लाख रुपए भाजपा सरकार द्वारा दिए जाने की मांग करती है। इनके पीड़ित परिवारजनों के प्रति सहानुभूति में समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए की मदद की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सोमवार तक सस्पेंस। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न किया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने राजस्थान के
स्पीकर सीपी जोशी के राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्पीकर पर सवाल उठाया और पूछा, अगर अध्यक्ष खुद से 2 बार असहमत हो सकते हैं तो वह 24 घंटे तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते। राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष सिब्बल के आगे की कार्रवाई पर रोक के अनुरोध पर शीर्ष अदालत का कहना है कि ये लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे सुनना चाहता है और कल मामले पर सुनवाई जारी रहेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।